अच्छा जी। आपसे बच्चों ने मुझसे दो सवाल पूछे हैं। एक तो बोला था हाइड्रोकार्बन को कहाँ से पढ़ना है, तो बेटा हाइड्रोकार्बन को आप सिंध टेक्स्ट बोर्ड से देखें और पंजाब टेक्स्ट बोर्ड से देखें। तो बस आपने हाइड्रोकार्बन के अंदर प्रिपरेशन रिएक्शंस करने, रिएक्शंस के अलावा कुछ इजाफी चीजें बेटा जिसमें आपने कॉमन नेम्स वगैरह याद रखने हैं सब्सटेंस के। लाइक बेंजीन के अंदर जितने भी आपके पास कॉमन नेम्स आते हैं वो याद रखने हैं, अल्कीन अल्कीन अल्काइन के अंदर जो कॉमन नेम्स है वो याद रखने हैं, उनके रिएक्शंस याद रखने हैं। ठीक है। और इनकी आखिर में जाते जाते इनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ना है। अच्छा, आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, हाइड्रोकार्बन के लिए आपके पास पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का पेज नंबर 82 है, जहां से ऑनवर्ड्स आपका हाइड्रोकार्बन है। और इसी तरह आपके पास सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर भी ये चैप्टर नंबर 7 है, जहां से आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। और एफ टी बी के अंदर भी चैप्टर नंबर 7 है। अच्छा जी, आज हमने स्टार्ट करना है। इसमें पॉइंटर बेटा मैंने वन नोट को दोबारा से इंस्टॉल करके देखा है। देखते हैं कि आपके पास लैगिंग आती है नहीं आती। अच्छा जी, हाइड्रोकार्बन्स था। हाइड्रोकार्बन्स को बेटा मैंने बताया है आपको। हाइड्रोकार्बन्स FTB जो NTB नेशनल टेक्स्ट बुक बोर्ड भी है, इसके अंदर आपके पास पेज नंबर 82 से ये स्टार्ट है। आपका यूनिट नंबर ये आई गेस 16 है या 17 है। यूनिट नंबर 16 है। इसको अपने यहाँ से पढ़ना है। ठीक है। यहाँ पे अच्छी खासी डिटेल लिखी हुई है, कुछ चीजें हैं इसमें भी अदर रेलिवेंट, जिसको आप पढ़ेंगे तो काफी एडवांस है, जो हमारे टेस्ट में ये नहीं आती, तो इसलिए उसको आप लोगों ने जाने देना है। ठीक है। कुछ चीजें हैं जिसको हमने शॉर्टली डिस्कस किया, वहाँ पे आपके पास अच्छी तरीके से लिखी हुई है, तो आपने उसको पढ़ना है। समझ आ जाएंगे अगर आपने समझी हुई क्लास के अंदर, वहाँ लिखाया हुआ नहीं है तो वहाँ डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, और उसके शॉर्ट नोट्स आपने बनाने हैं। ठीक है। अच्छा जी, बेटा फॉलो पॉइंट का वेरिएबल ये कहाँ से होता है? यस बेटा, स्मार्ट बिल्डिंग की बुक किसी बच्चे ने अपलोड की थी उस पे ग्रुप पर, तो वो सही है। ठीक हो गया। अच्छा, फॉलो पॉइंटर मुझे समझ में नहीं आया बेटा, जरा दोबारा रिपीट कर दीजिएगा फॉलो पॉइंटर मीन्स क्या है, और फिर हम उसको कर लेते हैं। अच्छा जी, हमने आज स्टार्ट करना है। एक आपके पास हमने कहा था एरोमेटिक कंपाउंड्स हम पढ़ रहे हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स पढ़ने के लिए आपके पास एक रूल होता है जो एरोमेटिसिटी डिफाइन करता है। इसको हम बोलते हैं रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। ठीक है। या किस रूल के बिहाफ पे आप किसी कंपाउंड को एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं या किसी कंपाउंड को एरोमेटिक कंपाउंड नहीं कहते, तो इसको आप रूल ऑफ एरोमेटिसिटी भी कहते हैं। और इसके अंदर जो रूल हम पढ़ते हैं वो रूल आपके पास है हक्कल्स रूल। अगेन, ये आपका सिंध टेक्स्ट बुक का पार्ट नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, इसको हम आसानी से देख लेंगे। इसकी कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशंस अगर आपको पता चल गई तो आप रूल को हमेशा याद कर सकते हैं। हक्कल्स रूल ये क्या डिफाइन करता है कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है। एरोमेटिक कंपाउंड होने की पहचान क्या है कि उसमें मिनिमम मिनिमम आपके पास एक बेंजीन रिंग आनी चाहिए। बेंजीन रिंग से एसोसिएटेड जो भी कंपाउंड होगा वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा। सही है। आइए, अब इस रूल की दो कंडीशन है। तो दो कंडीशन क्या है इस रूल की? तो सीधी सीधी इस कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन है कि आपके पास जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो हमेशा साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। कंडीशन लिखना बेटा इसकी। जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो हमेशा कौन सा होना चाहिए? साइक्लिक स्ट्रक्चर हैविंग ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड। साइक्लिक स्ट्रक्चर हैविंग ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड मौजूद हो। अच्छा, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड वाली कंडीशन को जरा सा थोड़ा सा रिफ्रेश भी कर देते हैं नीचे अगले पॉइंट में आके। ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड वाली कंडीशन सुन तो, लेकिन इसको हम अच्छे लफ्जों में रिफ्रेश भी कर देते हैं। पहली कंडीशन क्या है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर हो और उसमें डबल बॉन्ड होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है आपके पास? हक्कल्स रूल को डिफाइन करने के लिए या किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक कहने के लिए आपका स्ट्रक्चर जो होना चाहिए वो प्लेनर होना चाहिए। स्ट्रक्चर प्लेनर होने से मुराद क्या है बेटा?
स्ट्रक्चर शुड बी प्लेनर। सर ये प्लेनर स्ट्रक्चर क्या होते हैं? तो सुनिए बेटा कि आपके पास बेंजीन रिंग होती है, ये आपके पास बेंजीन की रिंग है। इस बेंजीन की रिंग में टोटल 6 कार्बन है। कितने कार्बन है? 6 कार्बन। 6 के 6 कार्बन आपस में एक दूसरे से बॉन्ड हुए हुए हैं। ठीक है, अभी जो बॉन्डिंग हुई हुई है इसके अंदर सिग्मा बॉन्डिंग भी हुई हुई है और इसके अंदर पाई बॉन्डिंग भी हुई हुई है, डबल बॉन्ड भी और सिंगल बॉन्ड भी है। आसान लफ्जों में प्लेनर का मतलब होता है कि ईच कार्बन शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज। हर कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होनी चाहिए? sp2। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बाद ये क्या होगा? आपके पास प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। कोई एक भी कार्बन आपके पास sp3 निकल के आ गया, तो एक भी कार्बन अगर क्या निकल के आ गया बेटा? sp3। अभी sp2 हैबिट कैसे होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, इसको अभी हमारी बहस हमारा बहस अभी ये नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी sp2 और sp3 को बता दूंगा कि फर्क कैसे करते हैं। ईच कार्बन शुड बी sp2, इट मींस आपके पास स्ट्रक्चर क्या होगा? प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। प्लेनर मींस ईच कार्बन शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज। सही बेटा? अब जरा बात को थोड़ा सा और गहराई में लेके जाइएगा। आपके पास अगर मैं फर्क बताऊं इन दोनों का, तो फर्क जरा देखिए किस तरह फर्क मालूम करते हैं। लाइक अगर मैं फर्क देखना चाहूँ तो आपके पास दो कंपाउंड है। एक कंपाउंड है जिसको मैं बोलता हूँ बेंजीन, और दूसरा कंपाउंड है जिसको मैं बोलता हूँ साइक्लोहेक्सेन। दिखने में दोनों तकरीबन एक जैसे हैं। एक बेंजीन है, दूसरा आपके पास कौन सा है? साइक्लोहेक्सेन है। बेंजीन पे तो हम बहस कर सकते हैं कि एरोमेटिक है या नहीं है, क्योंकि रूल्स पे फॉलो हो रहा है। फिर रूल्स अप्लाई करके देखेंगे तो पता चलेगा कि बेंजीन आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड है। लेकिन जब साइक्लोहेक्सेन की बात करता हूँ तो बेटा देखिए, ये रहा बेंजीन, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड मौजूद है। ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है। और ये रहा आपके पास साइक्लोहेक्सेन, इसमें आपके पास साइक्लिक स्ट्रक्चर तो है लेकिन हेक्सेन है। हेक्सेन का मतलब क्या हुआ बेटा? तमाम के तमाम कौन से बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। जब तमाम के तमाम सिंगल बॉन्ड है तो ये स्ट्रक्चर आपके पास प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं होगा। स्ट्रक्चर प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं होगा। सर ये प्लेनर स्ट्रक्चर क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे हर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है। जब sp3 हाइब्रिडाइज है तो इसका मतलब ये प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है। sp2 की पहचान क्या है सर, और sp की पहचान क्या है? बता देता हूँ। sp3 की पहचान तो पहले सुन लीजिए कि sp3 सर आपने कैसे पकड़ा है इसको। इसमें एक s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं। तो सर आपने इसको sp3 कैसे पकड़ा ये हम बता दें। तो बेटा मैं बता देता हूँ, आपके पास हर कार्बन 4 डिफरेंट बंधों से जुड़ा हुआ है। एक इधर कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इधर कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन से और दूसरे हाइड्रोजन से। 4 डिफरेंट बंधों से जुड़ा हुआ है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp3 हो जाएगी। लेकिन इन द केस ऑफ बेंजीन, बेंजीन के केस में ये वाला जो कार्बन है, ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है विद सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है विद सिंगल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, 3 तो अलग बंधे हो गए। इसका जो चौथा बॉन्ड है वो इसी के साथ है जो कि डबल बॉन्ड बना रहा होगा। तो sp2 के अंदर बेटा एक डबल बॉन्ड भी लाजमी लाजमी आ रहा होगा, sp3 के अंदर डबल बॉन्ड नहीं आ रहा होगा, क्योंकि इसमें कार्बन की चारों ओरिएंटेशन डिफरेंट है। देखिए बंदे सेम हो सकते हैं, 2 हाइड्रोजन लगे हो सकते हैं, चारों हाइड्रोजन भी लगे हो सकते हैं, लेकिन ये चारों हाइड्रोजन मुख्तलिफ है। एक ही हाइड्रोजन से 4 बॉन्ड इसने नहीं बनाए हुए। तो चारों बॉन्ड अगर डिफरेंट डिफरेंट बंदों से हो तो बेटा वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है और वो प्लेनर नहीं होती। सही है? बात समझ में आ रही है? और यहाँ पर अगर आपके पास एक भी कॉमन बंदे के साथ मल्टीपल बॉन्ड बनाए हुए तो वो क्या हो जाएगा? sp2। ट्रिपल बॉन्ड बनाया हुआ तो बेटा वो क्या हो जाएगा? sp हो जाएगा। अभी हम ट्रिपल बॉन्ड पे नहीं जा रहे। ठीक है, तो sp2 है, तो sp2 का मतलब क्या है? ये प्लेनर स्ट्रक्चर है। सर ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, इसका मतलब क्या है? सर ये एरोमेटिक है। सर बेंजीन में तो हम याद कर लेंगे वो एरोमेटिक है, बेंजीन चीख चीख के बताता है। लेकिन कोई कंपाउंड दे दिया, कोई फॉर्मूला दे दिया, तो हम कैसे बताएंगे कि ये एरोमेटिक है या नहीं है? तो बेटा उसके लिए रूल्स को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। रूल्स की कंडीशन आपने याद कर ली। पहली कंडीशन क्या है कि स्ट्रक्चर शुड बी साइक्लिक। सेकंड कंडीशन क्या है कि स्ट्रक्चर शुड बी प्लेनर। थर्ड कंडीशन क्या है आपके पास, और लास्ट कंडीशन है कंडीशन नंबर 3। जल्दी से रिवाइज करें। कंडीशन नंबर 1 क्या थी बेटा आपके पास? स्ट्रक्चर शुड बी साइक्लिक, साइक्लिक स्ट्रक्चर हो। स्ट्रक्चर शुड बी प्लेनर, प्लेनर स्ट्रक्चर हो। प्लेनर से मुराद क्या है कि sp2 हाइब्रिडाइज हो। ठीक है, लास्ट कंडीशन चंदा आपके पास क्या है कि मॉलिक्यूल जो है वो एक मैथमेटिकल फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है?
द मॉलिक्यूल्स, अच्छा मैथमेटिकल फॉर्मूला अलग से भी एमसीक्यूज में आता है। द मॉलिक्यूल हैज 4n, ये बेटा याद रखिएगा, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इस स्टेटमेंट का ये मैथमेटिकल फॉर्मूला कहता है कि अगर इस स्टेटमेंट का आंसर किसी भी मॉलिक्यूल से इधर 0 के बराबर आए, या तो 0 के बराबर आए या फिर कोई पॉजिटिव इंटीजर आए, और एनी पॉजिटिव इंटीजर इस स्टेटमेंट का आंसर, तो इट मींस आपका स्ट्रक्चर जो है बेटा वो क्या है, एरोमेटिक स्ट्रक्चर है। अगर वो आंसर बेटा 0 के अलावा नेगेटिव नंबर आ रहा है, बट्टे शट्टे में आ रहा है, अपॉन में आ रहा है, ठीक है, तो इट मींस आपके पास वो स्ट्रक्चर अपना एरोमेटिक नहीं है। एरोमेटिक के लिए जो मैथमेटिकल फॉर्मूला वो क्या है, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब इसके अंदर याद रखिएगा ये जो n है ये कतन नंबर ऑफ कार्बन नहीं है, नंबर ऑफ कार्बन नहीं है ये, और इसी तरह ये जो n है बेटा ये आपके पास नंबर ऑफ पाई बॉन्ड भी नहीं है। ये n क्या है, अभी इसकी रास खोल देते हैं। ये n ना नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स है, या ना नंबर ऑफ कार्बन है, ना नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और हर वो नंबर जो आप सोच रहे हैं वो नहीं है। मैं रिपीट करता हूँ कि एरोमेटिक होने के लिए कंपाउंड को ये मैथमेटिकल फॉर्मूला सेटिस्फाई करना है। अगर वो मैथमेटिकल फॉर्मूला सेटिस्फाई होगा तो वो कंपाउंड एरोमेटिक है। इन सब बातों को निकाल दें, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला सेटिस्फाई हो गया तो वो कंपाउंड एरोमेटिक है। सर ये मैथमेटिकल फॉर्मूला कैसे सेटिस्फाई होगा, इसके साथ खेलना है, इस फॉर्मूले के साथ, इसका आंसर या तो 0 आए या कोई पॉजिटिव नंबर आए, 1 2 3 4 5 6 कोई भी पॉजिटिव नंबर आए। अगर कोई पॉजिटिव नंबर आ रहा है या 0 आ रहा है तो ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे अभी छोड़ दें 1 मिनट इसको, बस ये सुन लें कि एरोमेटिसिटी के लिए एक फॉर्मूले का आंसर निकालना होता है। अगर उस फॉर्मूले का आंसर 0 आ गया या फिर आपके पास कोई भी पॉजिटिव नंबर आ गया तो इट मींस कंपाउंड एरोमेटिक है। या तो नेगेटिव नंबर आया, अपॉन में आया, तो इट मींस आपका कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है, नॉन एरोमेटिक है। ठीक है चंदा, बात समझ में आ गई? आइए देखते हैं अब बेंजीन के लिए। अगर मैं सॉल्व कर लूँ इस फॉर्मूले को, इस बेंजीन, अगर मैं पहले एग्जांपल बेंजीन से ले लूं क्योंकि सारी कहानी बेंजीन से शुरू हुई है, तो सर बेंजीन में भी तो फॉर्मूला अप्लाई करके दिखा दें। जरा सुनिएगा, अगर मैं लूं बेंजीन की बात, तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, आपके पास C6H6। आपसे पूछा हुआ है कि बेंजीन एरोमेटिक है या नहीं है, तो सर चीज को बता देते हैं, बेंजीन ही तो एरोमेटिक है, बेंजीन ने तो एरोमेटिक खानदान शुरू किया था। लेकिन बेंजीन के अलावा कोई और देंगे तो उसको देखते हैं। अच्छा बेंजीन के लिए कंडीशन नंबर 1, सर बेंजीन साइक्लिक है, आपके पास सेटिस्फाइड है। ठीक है, आपने ये कंडीशन चेक नहीं करनी, आखिर में आपको एक राज बता दूंगा, उस राज को याद रख लेंगे तो कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक, लेकिन पता होना चाहिए। बेंजीन साइक्लिक है, सर सेटिस्फाइड है। बेंजीन प्लेनर है, सर सेटिस्फाइड है। सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड है। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन पे तभी आएंगे जब पहली दूसरी सेटिस्फाइड होगी। अगर पहली दूसरी इन केस अनसेटिस्फाई हो लेकिन आपने सेटिस्फाई लिख दिया गलती से, ऐसे करना नहीं है आपने, क्योंकि आपके सॉल्व तो करना नहीं, अपना आंसर बताना है। एक मिसाल दे रहा हूँ कि अगर पहली दूसरी कंडीशन अनसेटिस्फाई हो रही हो लेकिन आपको समझ में नहीं आया और आपने उसको सेटिस्फाई कर दिया, तो थर्ड कंडीशन अल्टीमेटली वैसी ही अनसेटिस्फाई हो गई। ठीक है, तो थर्ड कंडीशन हर केस में कामयाब है, वो समझ में भी आ जाएगी। थर्ड कंडीशन क्या है बेटा, आपने 4n प्लस का 2 पाए इलेक्ट्रॉन्स का जो आंसर है इधर या तो वो 0 हो या फिर वो आपके पास पॉजिटिव इंटीजर हो। आइए इसको सॉल्व करते हैं इस कंडीशन को। बेटा पर मैंने इंटीजर की स्पेलिंग गलत दी थी, अब सी लिख दी मैंने। अब करेंगे आप लोग, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, मेरा ब्लैक पेन का है। टू अप्लाई 4n प्लस पाई इलेक्ट्रॉन्स टू अप्लाई अब फॉर्मूला। बेटा फॉर्मूला अप्लाई करना सीखिएगा, अभी एग्जाम्पल दूंगा फिर आपने करना है। टू अप्लाई अबव फॉर्मूला वी हैव टू काउंट पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा, ब्रैकेट ब्रैकेट हाँ ब्रैकेट के बाहर ही कर लें, इस ब्रैकेट में कुछ ब्रैकेट की जंग नहीं है। टू अप्लाई अबव फॉर्मूला काउंट द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब जरा सुनिएगा, काउंट द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब जरा सुनिएगा बेटा, ये जो पाई बॉन्ड बनता है मैंने लास्ट टाइम बताया था, ये कैसे बनता है, ये आपके पास पैरेलल ओवरलैपिंग से बनता है। बहुत ही वाहियात हो गया, ये पाई बॉन्ड आपके पास बनता है पैरेलल ओवरलैपिंग से। ये रहा एक बॉन्ड और ये रहा दूसरा पी ऑर्बिटल, इन दोनों की पैरेलल ओवरलैपिंग होती है तो आपके पास एक पाई बॉन्ड फॉर्म होता है।
हेड टू हेड ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है, और पैरेलल ओवरलैपिंग से आपके पास पाई बॉन्ड बनता है। एक पाई बॉन्ड बनाने के लिए आपके दो इलेक्ट्रॉन्स बेटा इंडल्ज होते हैं। एक पाई बॉन्ड बनाने के लिए आपके दो इलेक्ट्रॉन्स आपका रास्ते में रहते हैं, और दो इलेक्ट्रॉन्स मिलकर एक बॉन्ड बनाते हैं। ये बात तो आपको पता है कि अगर एक बॉन्ड बनाना है तो एक बॉन्ड सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं बनाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन, चाहे वो पाई बॉन्ड हो चाहे वो सिग्मा बॉन्ड हो। अब बेंजीन के अंदर तीन डबल बॉन्ड है। बेंजीन के अंदर तीन डबल बॉन्ड्स हैं। तीन डबल बॉन्ड्स का मतलब क्या है बेटा, एक डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड, तीन डबल बॉन्ड। बेंजीन के अंदर तीन डबल बॉन्ड या तीन पाई बॉन्ड है। जब बेंजीन के अंदर तीन पाई बॉन्ड है तो इसका मतलब है हर पाई बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन है। सही है, मैं इसको लिख सकता हूं, बेंजीन कंटेन थ्री पाई बॉन्ड, ईच पाई बॉन्ड कंटेन्स टू इलेक्ट्रॉन्स, कंटेन टू इलेक्ट्रॉन्स। हर पाई बॉन्ड के पास दो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड थ्री, एक पाई बॉन्ड के पास दो इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स आर सिक्स। पाई बॉन्ड के साथ एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हुआ बेटा, इलेक्ट्रॉन्स एसोसिएटेड विद पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स बेटा सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे, ठीक है, और पाई बॉन्ड से एसोसिएटेड पाई बॉन्ड कहलाएंगे। तो ये बात तो समझ में आ गई। सर छह आपके पास क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है। सर छह पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये बात समझ में आ गई इनको। अब मैंने क्या कहा था आपके पास कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, स्टेटमेंट किया आपके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स शुड बी जीरो और एनी पॉजिटिव इंटीजर। आइए देखते हैं, मैंने 4n+2 पाई, पाई तो हट जाएगा, और पाई की जगह पे कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, छह इलेक्ट्रॉन्स थे, ये आंसर आ जाएगा। अभी तक देखते रहिएगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे मैंने इक्वल के बाद रख दिए। 4n+2 जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे, पाई इलेक्ट्रॉन्स मैंने इक्वल के बाद रख दिए। वो जब इक्वल के बाद रख दिए तो मैं एन का आंसर निकालूंगा। एन का आंसर कैसे निकलेगा बेटा, 4n ब्रैकेट खुला, ये 2 उधर चले जाएगा, ये क्या बच जाएगा, 6 - 2 4 बच जाएगा। और एन की वैल्यू निकालूंगा, n=4/4, और आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, एन का आंसर 1 आए या 0 आए, पॉजिटिव आए या 0 आए, तो आपके पास कंपाउंड क्या होता है, एरोमेटिक। कंपाउंड क्या होता है बेटा, एरोमेटिक होता है। मैं मिसाल देता हूँ आपको, मैं रिपीट कर देता हूँ। स्टेटमेंट थी आपके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 हैं। तो आपने 4n+2 को इक्वेट कर दिया जितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है उससे। 4n+2 को इक्वेट करना है जितने पाई इलेक्ट्रॉन है उससे, और एन का आंसर निकालना है। एन का आंसर शुड बी पॉजिटिव या एन का आंसर शुड बी जीरो, इट मींस एरोमेटिक। इसके अलावा दुनिया को, पाए को मैंने उधर कैसे भेजा बेटा, मैंने बेसिकली पाए को उधर भेजा नहीं, इस स्टेटमेंट को बोलते हैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। आप करते किस तरह सॉल्व में, 4n+2 को इक्वेट करते हैं जितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है उससे, जितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है उसको 4n+2 से इक्वेट करते हैं, एन का आंसर निकालते हैं। ठीक है, इसमें आंसर एन का निकलेगा, मैंने किसी को उधर भेजा नहीं है। 4n+2 को आपने इक्वेट करना है किससे बेटा, पाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इसके बारे में क्या ख्याल है आप लोगों का, जरा मुझे बताइएगा। इसका आपके पास अगर मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊं लाइक दिस, तो ये आपके पास जो स्ट्रक्चर है वो एरोमेटिक होगा या नहीं एरोमेटिक होगा। भूल जाइएगा कि एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक के लिए मैंने भी कंडीशन बताई है कि बेंजीन रिंग होनी चाहिए। फिलहाल 4n+2 पाई को रख के याद रखिए। एक चीज तो समझ में आ रही है सर, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो हो सकता है, सही है, एरोमेटिक हो सकता है। दूसरी समझ में आ रही है सर, डबल बॉन्ड भी है तब भी हो सकता है। जरा 4n+2 पाई वाली कंडीशन रखिएगा, दो पाई इलेक्ट्रॉन, दो पाई बॉन्ड है, तो चार इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, चार इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आप 4n+2 को इक्वेट कर देंगे किससे बेटा, चार से। एन की वैल्यू क्या आएगी, 4-2/4। तो आंसर किसमें आ गया बेटा, आंसर 1/2 में आ गया, सही है। 4-2 1/2 आंसर आ गया, तो 1/2 आंसर आ गया बेटा, तो इट मीन्स ये नॉन एरोमेटिक। खत्म कहानी, सही है। अब वैसे भी नजर आते हैं नॉन एरोमेटिक के बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन कहती है कम से कम एक बेंजीन रिंग होनी चाहिए,
कम से कम बेंजीन रिंग तो एक होनी चाहिए, तब जाके वो एरोमेटिक होता है। तो ये एरोमेटिक तो वैसे ही नजर नहीं आ रहा था। बच्चे क्लास तो हमारी 8 बजे स्टार्ट हुई थी, सैटरडे की टाइमिंग 8 बजे थी। अच्छा जी, आगे देखते हैं। एक स्ट्रक्चर में दे रहा हूँ, जल्दी से बताइए, इट इज एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। इस वक्त मुझसे हमेशा ऐसी गंदा गंदा बनता है, बोर्ड पे अच्छा बनता है। जी बेटा, एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक बताएं। 1/2 पॉजिटिव है लेकिन इंटीजर नहीं है चंदा। 1/2 पॉजिटिव तो है लेकिन इंटीजर नहीं है। इंटीजर का मतलब क्या होता है, मैथमेटिक्स पढ़ी हुई 2 क्लास के अंदर, +1 +2 +3 +4 अप टू सो ऑन, तो ये इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, मुनीश ने बता दिया है एरोमेटिक है, और नजर भी आ रहा है एरोमेटिक है। क्यों नजर आ रहा है एरोमेटिक है? मैंने कहा फर्स्ट कंडीशन आपके पास साइक्लिक सेटिस्फाइड है, सेकंड कंडीशन अल्टरनेट डबल बॉन्ड सेटिस्फाइड है। आइए 4n+2 को भी सेटिस्फाई कर लेते हैं। 4n+2 शुड बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 4 6 8 10 12 14, तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 14। ईच पाई बॉन्ड कंटेन्स 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 7 पाई बॉन्ड है तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? अच्छी मैथमेटिक्स से आपकी 14 - 2 12, 12/4, 3 के बराबर आंसर आएगा। 3 आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर है, 3 आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है, तो इट मीन्स ये आपके पास क्या हो जाएगा बेटे? एरोमेटिक कंपाउंड मिल जाएगा। अब एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक के लिए एक बहुत छोटा तरीका बता रहा हूँ। हकल्स रूल तो हम लोग को समझ में आ गया, हकल्स रूल हम अप्लाई कर सकते हैं। वो छोटा सा तरीका है, किसी भी साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर, सिंपल वे, किसी भी साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स मौजूद है, इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स की बात कर रहा हूँ, नॉट पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स हमेशा ही इवन होंगे, ठीक है। पाई बॉन्ड इवन हो या नॉन वो ऑड हो, पाई इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इवन होंगे। 2 से मल्टीप्लाई अगर कोई भी चीज इवन हो जाती है, सही है। तो इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कह रहा हूं मैं, इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, इट मींस आपका जो सब्सटेंस है, जो कंपाउंड है, वो नॉन एरोमेटिक है, सही है बेटा। ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स लाइक बेंजीन, बेंजीन में आपको पता है ना, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, ये आपके पास क्या होता है बेटा? एरोमेटिक होता है। तो बस इवन नंबर ऑड नंबर देखें और इतनी लंबी चौड़ी झंझट से पाक हो जाए। इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इट मींस नॉन एरोमेटिक, और ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इट मींस एरोमेटिक, ठीक है बेटा। जरा मुझे बताएंगे इस स्ट्रक्चर के बारे में क्या ख्याल है? इट इज एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक? नॉन एरोमेटिक क्यों है? शाबाश। अगर आप इन दोनों ट्रिक्स को, इन दोनों बातों को इस पर अप्लाई कर रहे हैं, तो बेटा आप लोग इसको एरोमेटिक कह रहे हो, ठीक है। अगर इन बातों को की बिहाफ पे अगर आप कह रहे होंगे तो एरोमेटिक कह रहे हो। लेकिन अगर आप इन बातों को छोड़ के पुरानी वाली बातें, अगर कॉन्सेप्ट आपको याद है, तो आप इसको नॉन एरोमेटिक कह रहे हैं। किस किस बिहाफ पे आप इसको नॉन एरोमेटिक कह सकते हैं? सबसे पहली चीज आपको मैंने बताई थी कि एरोमेटिक होने के लिए आपके पास प्लेनर स्ट्रक्चर होना चाहिए। प्लेनर का मतलब तमाम कार्बन sp2 होने चाहिए। दिस कार्बन इज sp2, दिस कार्बन इज sp2। लेकिन ये वाले तीनों कार्बन sp2 नहीं है, ये तीनों कार्बन sp3 है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड से एसोसिएट नहीं है।
जब डबल बॉन्ड से एसोसिएट नहीं है तो ये sp3 है, तो ये वैसे ही नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। दिस कार्बन sp2, दिस कार्बन sp2, लेकिन ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड से एसोसिएट नहीं है, तो इट विल बिकम नॉन sp3, प्लेनर फॉर्म नहीं करेगा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा चंदना, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। सही है। तो सिर्फ आपने इवन और नहीं देखना इन दो की तरह, आपने ये चेक करना है कि तमाम कार्बन डबल बॉन्ड से एसोसिएटेड है ना, तो ईच कार्बन शुड बी एसोसिएटेड विद डबल बॉन्ड, ईच कार्बन। अच्छा, कुछ और एरोमेटिक कंपाउंड देख लेते हैं बेटा। जो बेंजीन की कॉम्प्लेक्स रिंग्स होती हैं वो भी एरोमेटिक होती हैं, जो इस शक्ल में दिखा देता हूँ, फिर बेंजीन के कुछ स्पेशल कंपाउंड दिखा देता हूँ, अदर एरोमेटिक कंपाउंड, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अदर एरोमेटिक कंपाउंड्स, एक आपके पास बेटा कौन सा होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये आपके पास कहलाता है बेटा नेफ्थलीन, और ये भी एक एरोमेटिक होता है। अच्छा, ये कौन सी रिंग है बेटा, फ्यूज्ड रिंग्स है। ये रिंग्स आपके पास कौन सी रिंग्स है बेटा, फ्यूज रिंग्स है। ये एक रिंग है, ये दो अलग अलग रिंग, ये दूसरी रिंग है, दोनों एक दूसरे में फ्यूज्ड हुई हुई है, तो दीस रिंग्स आर कॉल्ड एज फ्यूज्ड बेंजीन रिंग्स। बेटा फॉर्मूला देखिए आपसे, जब भी पूछा जाएगा तो आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। ये जो आपके पास बेंजीन है C6H6, मजे की बात, इसका C6H6 के अलावा कोई स्ट्रक्चर बन ही नहीं सकता, ठीक है, तो इसका एक ही स्ट्रक्चर बनेगा। ऐसा होता है ना, मिसाल के तौर पे आपको अगर मैंने दे दिया C6H14, तो आप इसके मल्टीपल स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ब्रांच वाले भी बना सकते हैं, आप इसका अनब्रांच भी बना सकते हैं, ठीक है, आप इसकी मल्टीपल ब्रांचेस भी लगा सकते हैं, तो मल्टीपल आइसोमर्स बनेंगे, ठीक है। लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर जो बेंजीन रिंग्स एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, इनके मल्टीपल स्ट्रक्चर्स नहीं बनेंगे, इनका एक ही सिंगल स्ट्रक्चर बनेगा। C6H6 है तो इसका एक ही स्ट्रक्चर बनेगा, नेफ्थलीन है तो नेफ्थलीन का एक स्ट्रक्चर बनेगा। सही है। वैसे फॉर्मूला देखिए उसने कहीं पूछा नहीं है, ऐसा एक्सपीरियंस कभी किसी मतलब किसी मटेरियल में कहीं नहीं था। अच्छा, ये जो है बेटा, ये आपके पास है नेफ्थलीन, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है। नेफ्थलीन के अलावा बेटा आपके पास है फिनेंथ्रीन, एक एलिमेंट, फिनेंथ्रीन एक कंपाउंड होता है, उसको भी देख लीजिए, कहीं ना कहीं मिल सकते हैं, ये भी फ्यूज रिंग्स बता रहा हूँ मैं आपके पास, फ्यूज्ड कार्बन, फ्यूज्ड बेंजीन रिंग्स, एक, दूसरी रिंग, ठीक है, और तीसरी रिंग, ये तीनों रिंग साथ साथ होती है, एक रिंग, दूसरी रिंग और तीसरी रिंग। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज एंथ्रेसीन, इसको एंथ्रासीन बोलते हैं बेटा। शाबाश। तीसरी फ्यूज रिंग कुछ इस तरह नजर आती है बेटा, ये आपके पास बेंजीन रिंग पहली, ये दूसरी, और तीसरी रिंग आसमान पे होगी, ये इस कार्बन से अटैच है, ठीक है, इसको बोलते हैं फिनेंथ्रीन। तीनों में ऑल्टरनेट डबल, ऑल्टरनेट मतलब तीनों में डबल बॉन्ड एडजस्ट हुए में, तो ये आपके पास फिनेंथ्रीन, ठीक है, ये तीनों आपके पास क्या हो जाएंगे, एरोमेटिक हो जाएंगे। अच्छा, ये मुझे बताइएगा, ये क्या होता है, व्हाट इज दिस, बहुत खौफनाक बन रहा है। ये क्या है बेटा, पहले तो बताइए, इज इट कंसिडर्ड एज अ फ्यूज रिंग और नॉट।
क्या ये फ्यूज रिंग कहलाएगी? नहीं, ये फ्यूज रिंग नहीं कहलाएगी, पहली बात तो ये हो गई। ठीक है, ये आपके पास मल्टीपल बेंजीन रिंग कहलाएगी, और इसको हम बोलते हैं बायफिनाइल। क्या बोलते हैं इसको हम? बायफिनाइल। दोनों बेंजीन रिंग आइसोलेटेड है, अलग अलग बेंजीन रिंग्स हैं, तो यहाँ पर ये बायफिनाइल कहलाता है। ठीक है, बेंजीन रिंग के दोनों कार्बन आपस में अटैच। अच्छा, क्या ये एरोमेटिक कहलाएगा नहीं कहलाएगा? इज इट एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक? जी, बायफिनाइल एरोमेटिक है नॉन एरोमेटिक है? पहले इसको 4n+2 पाई वाला लगा के देख लेते हैं। तो 4n+2 पाई वाला तो इसको कहेगा नॉन एरोमेटिक। यस बेटा, आ रहे हैं कायनात बेटे, मरीज आ रहे हैं आपके। देख लेता हूँ मैं, एरोमेटिक की दुनिया कितनी है। 6 पाई बॉन्ड इज इक्वल टू नॉन एरोमेटिक। अच्छा जी, 6 पाई बॉन्ड नॉन एरोमेटिक कह दिया, बिकॉज साइक्लिक इट्स एरोमेटिक। एक सवाल ऊपर एरोमेटिक होता है एक आंसर। तो बाइफिनाइल हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा? एरोमेटिक हो जाएगा। व्हाई इट इज एरोमेटिक? क्योंकि अगर हम हकल्स रूल पूरे ओवरऑल पर लगाएंगे तो ये नॉन एरोमेटिक आ रहा होगा, लेकिन ये ओवरऑल पे हकल्स रूल नहीं लगाना, क्योंकि बेटा ये दो अलग अलग रिंग्स, जब दो अलग अलग रिंग्स है तो दोनों पे अलग अलग हकल रूल लगेगा। सही है, हकल रूल को छोड़ें तो ये इटसेल्फ एक एरोमेटिक रिंग है, ये इटसेल्फ एक एरोमेटिक रिंग है। जब दो एरोमेटिक रिंग्स है तो कौन सी बात आपको एरोमेटिक कहने से रोक रही है इसको? सही है, तो ये इटसेल्फ एरोमेटिक कहलाएगा। सही है चंदा? बायफिनाइल, इसको डायफिनाइल भी कहते हैं और बायफिनाइल भी कहते हैं। सही है, तो ये तो हो गया आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड। अच्छा जी, अब हम चलते जरा आगे। एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक के बाद हमें जाना है बेटा स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के ऊपर। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के ऊपर आके हम देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज है। तो हकल फ्लू तो हमारे पास यहाँ से हो गया क्लियर। अब हम आते हैं बेटा स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन पे। बिल्कुल, एग्जैक्टली exactly। ये वाला कार्बन, इस वाले कार्बन, ये वाला कार्बन भी sp2 है, ये वाला कार्बन भी sp2 है, क्योंकि sp2 कैसे पकड़ा? हर दोनों कार्बन बेटा आपके पास, ये दोनों कार्बन एक ना एक डबल बॉन्ड से लाजमी एसोसिएटेड हैं। अगर डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर आएगा, और फिर यहाँ पर आएगा, तो ये कार्बन इस डबल बॉन्ड से एसोसिएटेड है, और यहाँ पर आया, यहाँ पर आया तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कार्बन इससे एसोसिएटेड है, तो ये दोनों sp2 ही आएंगे। सब एरोमेटिक है बेटा, नैफ्थलीन, एंथ्रासीन, बेंजीन रिंग्स, ऑल फ्यूज्ड बेंजीन रिंग्स आर एरोमेटिक। ऑल फ्यूज्ड बेंजीन रिंग्स आर एरोमेटिक। जितनी भी बेंजीन की रिंग फ्यूज्ड होती है बेटा वो क्या होती है? एरोमेटिक होती है। ठीक है, अच्छा कुछ मैं स्ट्रक्चर्स आपको फर्दर दिखा देता हूँ बेंजीन के, जो शायद हमने बेंजीन करते हुए शायद नहीं देखे थे, तो मुझे अभी याद आ रहे हैं बेटा, जल्दी जल्दी उसको देख लेते हैं। टोलिन भी आप लोगों ने देख लिया था, फिनोल भी आप लोगों को पता है क्या है। फिनोल के बाद बेटा आप लोगों ने एनिसोल भी देख लिया था। एनिसोल भी मैंने बना दिया था ना, लेकिन मेरे शहजादे शहजादियां तो बोलेंगे सर नहीं, एनिसोल क्या है, पहली बार नाम सुन रहे हैं। बेंजीन रिंग के साथ हमने क्या लगाया था? OCH3। तो ये आपके पास एनिसोल था, अब याद आ गया होगा, जिसको हम मीथॉक्सी बेंजीन भी कहते हैं। एनिलीन भी देख लिया था, एनिलीन में NH2 लगाएंगे तो एनिलीन बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह बेटा कुछ जो मैंने नहीं दिखाया था उस टाइम वो भी देख लीजिएगा, ताकि कहीं नजर आ जाए MCQs वगैरह में, टेस्ट वगैरह में, तो आप लोग उससे लवारिस ना हो। ये रही बेंजीन रिंग, इस पे अगर इस तरह मौजूद हो, CH पे दो CH3, तो CH पे दो CH3 को तो इंग्लिश में हम सर आइसो प्रोपाइल कहते हैं। CH पे जब भी दो CH3 आते हैं तो बेटा इसको हम आइसो प्रोपाइल, जाइलीन नहीं है, ये आइसो प्रोपाइल बेंजीन रिंग है। जाइलीन कुछ और होता है, जब बेंजीन रिंग पे दो CH3 होता है तब जाइलीन बनता है। अच्छा, इसको बेटा हम क्या बोलते हैं? ये तो पहला नाम तो आइसो प्रोपाइल बेंजीन है, जो मैं पढ़ाने नहीं बैठा। इसका एक स्पेशल नेम है जिसको आप क्यूमीन बोलते हैं, क्यूमीन। ठीक है, तो ये स्पेशल नेम बताने बैठा हूं मैं, इसको क्यूमीन बोलते हैं। एनिसोल बेटा कराया था ना मैं, मिथॉक्सी बेंजीन।
चाहे भी करवा दिए। एनिसोल मिथोक्सी बेंजीन हमने किया था। अच्छा बेंजोइक एसिड भी हमने कर लिया था, बेंजीन रिंग पे सी डबल ओ एच लग जाए। बेंज अल्डिहाइड भी कर लिया था, बेंजीन रिंग पे अल्डिहाइडिक ग्रुप लग जाए। बेंजीन पे कीटोन लग जाए तो इसको हम एसीटोफिनोन बोलते हैं, ये भी हमने कर लिया था बेटा। सही है। एक स्ट्रक्चर नहीं किया था, वो भी देख लेते हैं बेटा। अगर बेंजीन रिंग से, ये आपके पास बेंजीन रिंग है, जो मैं बोल रहा हूँ बेटा मैं करवा दी थी श्योरिटी के साथ, फिर भी नहीं कराया तो बता दे। ये रही बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग पे सी एच डबल बॉन्ड CH2, ये क्या कहलाएगा बेसिकली, ये विनाइल बेंजीन कहलाएगा। आपको मैंने कहा था ना, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज विनाइल ग्रुप, विनाइल ग्रुप से बेंजीन अटैच है तो ये विनाइल बेंजीन कहलाएगा। लेकिन हम इसको विनाइल बेंजीन पढ़ने नहीं बैठे, इसका हम स्पेशल नेम करने बैठे हैं। चंदा एनिसोल अब करा दिया, अगर नहीं होता उस टाइम नहीं करा तब करवा दिया, कोई टेंशन नहीं है। एनिसोल क्यूमीन, इसके बाद हमारे पास है बेटा, इसको हम बोलते हैं स्टाइलिन, STYLEN, ठीक है। तो इसको वैसे विनाइल बेंजीन बोलेंगे, इसको हम स्टाइलिन बोलते हैं। अच्छा जी, नोट्स बना दी लड़की। जाइलिन हमने देख लिया था। अल्कोहल जब OH बेंजीन से अटैच थे दो बार, तो हमने हाइड्रोक्विनोन, कैटिकोल और रेसोल्क्विनोल देख लिया था। सही है बेटा। ठीक हो गया। अच्छा इसके बाद हमने ऐसे स्ट्रक्चर नहीं देखा था एक, वो भी देख लीजिए। अगर आपके पास पेरेंट ग्रुप OH लगा हो और OH के साथ CH3 लगा हो, OH और CH3 हो, जी बेटा आराम आराम से चल रहे हैं। OH लगा हो और OH के साथ CH3 लगा हो, तो वैसे तो इसका नाम क्या बनेगा, क्या नाम बनना चाहिए इसका, मिथाइल फिनोल। फिनोल ग्रुप लगा हुआ है और फिनोल के साथ ब्रांच क्या लगी हुई है, मिथाइल लगी है। ठीक हो गया। सही है। इसके अलावा मिथाइल हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कह सकते हैं इसको, यस। लेकिन मिथाइल फिनोलिक मोस्ट कॉमन नेम, पूरे पेरेंट का नाम लिखते हैं अपने और ब्रांच का नाम लिखते हैं। अच्छा इसको एक और नाम देते हैं, वो स्पेशल नेम इसको हम क्या देते हैं बेटा, स्पेशल नेम इसका होता है, किसको पता है, नहीं, क्रेसोल, CRESOL। अब आपके पास जो ब्रांच लगी हुई है ऑर्थो पे लगी हुई, तो इसको हम ऑर्थो क्रिसोल बोलेंगे। अगर ये ब्रांच आपके पास मेटा पर आएगी तो मेटा क्रिसोल बोलेंगे, और अगर यही ब्रांच आपके पास पैरा पर आ जाएगी तो इसको पैरा क्रिसोल बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्रिसोल बोलते हैं। शाबाश, डन हो गया। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास हमने एक और स्ट्रक्चर देखा था, इसका इंग्लिश नेम क्या होगा, इंग्लिश मतलब IUPAC नेम। ये आपके पास OH है, ये आपके पास एक NO2 लगा हुआ है, ये आपके पास दूसरा NO2 लगा हुआ है, और ये तीसरा आपके पास NO2 लगा हुआ है। इसको हम क्या बोलेंगे, नाइट्रो 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 ट्राई नाइट्रोफिनोल। और इसका एक इंग्लिश नेम है, वो इंग्लिश नेम ने क्या किया था बेटा, पिक्रिक एसिड। मेरा ख्याल है पिक्रिक एसिड हम कर चुके थे, अगर नहीं किया तो अभी हमने देख लिया, ठीक है। ट्राई नाइट्रोफिनोल भी हम देख चुके थे क्या होता है। कुछ हमारे अगर बेटा देखने स्ट्रक्चर किसी ने कॉपी नहीं किया तो कॉपी कर ले। अच्छा इसके अलावा हमने नेफ्थोल का नेफ्थलीन अभी हमने देख लिया, एंथ्रासीन देख लिया, फिनेंथ्रीन देख लिया। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं एक स्ट्रक्चर, सही 2,4,6 ट्राइनाइट में शाबाश, अच्छा था। इसके अलावा भाई एक स्ट्रक्चर है बेटा, वो इस तरीके के साथ, ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग 2 कार्बो एक्सैलिक ग्रुप से अटैच हुई है। दिस बेंजीन रिंग इज अटैच्ड टू फर्स्ट कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH एंड सेकंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH। इसको डाई बेंजोइक एसिड भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये सॉरी, बेंजीन डाइओइक एसिड, डाई बेंजीन गलत हो जाएगा, बेंजीन डाइओइक एसिड इसको हम बोल सकते हैं एक चीज, लेकिन बेंजीन डाइओइक एसिड पढ़ने हम इसको नहीं बैठे, इसका नाम होता है बेटा फिथैलिक एसिड, फिथैलिक एसिड, ठीक है।
अच्छा जी, इसकी दो पोजीशन हो सकती हैं, या तो ये यहाँ पर हो सकता है, या तो बेटा ये इस वाली पोजीशन पर होगा। दो पोजीशन में एग्जिस्ट करता है ये। ऊपर वाली पोजीशन में देख ली, अगर ये इस तरीके से मौजूद हो, दो ही सी डब्ल्यू एच ग्रुप है, वन सी डब्ल्यू एच हेयर, अदर सी डब्ल्यू एच ग्रुप हेयर, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं टर्फिथैलिक एसिड। इसको हम टर्फिथैलिक एसिड बोलते हैं। नेफ्थलीन हमने देख लिया था बेटा। अच्छा जी, अगर आपके पास इस तरीके से मौजूद हो कि एक सी डब्ल्यू एच लगा हुआ है, ये बड़ा मशहूर कंपाउंड है। ओहो, ये पेपर में आया हुआ है, इसलिए मशहूर कर दिया इसको मैंने। बेंजीन रिंग है, वन इट इज अटैच्ड टू सी डब्ल्यू एच, अदर ग्रुप इज अटैच्ड टू ओ एच। जी, इसको बोलेंगे सर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या टू हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। सही है। मैं हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड नोमेनक्लेचर आपको नहीं पढ़ाने बैठा, मैं इसके स्पेशल नेम बताने बैठा हूँ। तो इसको हम बेटा बोलते हैं सैलिसाइक्लिक एसिड। इट इज कॉल्ड एज सैलिसाइक्लिक एसिड। सही है बेटा। दो स्ट्रक्चर फर्दर देख लीजिएगा ताकि हम अगली स्ट्रक्चर बनने पर आ जाए। ये बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग आपके पास अटैच है इस तरीके से, ये फ्यूज रिंग है बेटा। दो बेंजीन रिंग है, और ये दो बेंजीन रिंग अटैच है बेटा किससे, ओ एच से अटैच है। ये तो नेफ्थलीन था, नेफ्थलीन जब ओ एच से अटैच हो जाए तो बेटा ये नेफ्थलीन नहीं रहता बल्कि ये नेफ्थोल बन जाता है। ठीक है। और अगर ओ एच फर्स्ट कार्बन पे लगा हो तो ये नेफ्थोल कहलाता है, और नेफ्थोल के साथ इसको अल्फा नेफ्थोल बोलते हैं। लेकिन बेटे अगर ये इस तरीके से मौजूद हो तो इसको हम बीटा नेफ्थोल बोलते हैं। ओ एच यहाँ पर आ जाए बेटा, अगर आपका ओ एच, तो ये अल्फा नेफ्थोल से हटके ये आपके पास सिंधा बीटा नेफ्थोल कहलाता है। डन हो गया। पैरोगलोल आई गेस मैं करा चुका था आपके पास। अगर मैंने बेसिकली आपको ओ एच के साथ पढ़ाए थे हाइड्रोक्यूनोन, कैटिकोल और रेसोल्किनोल, लेकिन अगर तीन ओ एच एक साथ आ रहे हो तो मैंने बताया था बेटा ये पैरोगेलोल कहलाता है। ये स्ट्रक्चर, ये सारे स्ट्रक्चर भी कॉपी में साफ सुथरे अंदाज में होने चाहिए, सारे कॉमन नेम, कहीं भी फंसा सकता है वो आपको। एक ओ एच, दो ओ एच और तीन ओ एच, एक पॉसिबिलिटी इनकी ये है, अदर पॉसिबिलिटी इनकी क्या है बेटा, 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। ओ एच एक, इसी तरह आपके पास दूसरा ओ एच लाइक हेयर, और थर्ड ओ एच आपके पास इधर ऑल्टरनेटिव पोजीशन पे आपके ओ एच मौजूद। कुछ कुछ है कुछ कुछ नहीं है बेटा, क्या है ये। अच्छा जी, इसको हम बोलते हैं पैरोक्लोल। ठीक है, ये इस सेक्टर तक मसला याद कर लीजिएगा। बेटा बेसिकली ये वो कार्बन है जो फ्यूज रिंग बना रहे हैं, ठीक है।
ये कार्बन है जो रिंग को फ्यूज कर रहा है। इसके बाद या तो ये कार्बन या तो ये कार्बन, दिस इज कॉल्ड एज अल्फा कार्बन। सही है, तो अगर OH इन पे लगा होगा तो ये अल्फा कार्बन कहलाएंगे। सही है, और ये अल्फा नेप्ट्यून कहलाएगा। अगेन फ्यूज रिंग बनाने वाला कार्बन ये रहा। अब इसके साथ इस कार्बन पे कुछ नहीं लगा हुआ, सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है, तभी इसको बेटा हम क्या बोलते हैं, बीटा या बीटा नेप्ट्यून। सही है। लास्ट वाले का नाम था फ्लोरोग्लूसिनोल। ये आपके पास क्या है, OH ग्रुप अगर ऑल्टरनेटिव अटैच हो, अगर लाइन से अटैच हो तो वो पैरोगेलोल हो जाएगा, अगर ऑल्टरनेटिव अटैच हो तो बेटा वो क्या हो जाएगा, फ्लोरोग्लिसिनोल हो जाएगा। ठीक है। बेटा नेम वाली क्लासेस चंदे से ताल्लुक नहीं है फिलहाल। बस फिलहाल हमने अभी हम क्या करने बैठे हैं, अभी हम जो कुछ कॉमन नेम्स थे, एक शहजादे पता नहीं शहजादी कुछ सब फरमान है, या नेम वाली क्लास में हम नहीं थे बेटा। पहले तो हम रिकॉर्डिंग देख लीजिए जल्दी से, जल्दी से कम अज कम नॉमेनक्लेचर की। उसकी वजह है कि आगे पूरी केमिस्ट्री के अंदर नॉमेनक्लेचर है, तो आप परेशान हो जाओगे। ठीक है, तो पहले तो आप ये नॉमेनक्लेचर की पूरी जी कर दी बेटा। अच्छा चंदा, ये जो नेम्स किस बुक में कैसे मिलेंगे, तो मैं वही बता रहा हूँ कि आप बुक्स में खोलेंगे तो आपके पास कोई टॉपिक बेंजीन से रेलिवेंट नहीं होगा, लेकिन वहां पर भी कोई बेंजीन लाइक प्रोडक्ट बन रहा होगा तो कोई ना कोई स्ट्रक्चर आ जाएगा। आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पर ही मौजूद होंगे। तो बुक में अलग अलग जगहों पर मौजूद है। ठीक है, एग्जाम्पल्स के तौर पे बेंजीन का टॉपिक कुछ स्ट्रक्चर मौजूद है, तो आपने टॉपिक को खोलना है। अगेन आप पूरी बुक से सर्चिंग नहीं कर सकते, तो इसीलिए मैं आपको एक कंसोलिडेटेड वे में जगह जगह के जो जो स्ट्रक्चर्स हैं वो एक जगह पे लिखवा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको मैं ये नहीं कह रहा कि आप बुक से छाट छाट के लाएं कि कौन कौन से स्ट्रक्चर के नाम है, कौन कौन से स्ट्रक्चर के नाम नहीं है। ठीक है, जो जो नाम मुझे मिलते रहेंगे, कहीं नजर आते रहेंगे, तो मैं आपको उसको वापस के साथ बताता रहूंगा, टेंशन की बात नहीं है। ये वो नेम्स है जो टोटल आपके ओवरऑल बुक्स में मौजूद है। डन हो गया। चले ऐसा कुछ कर लेते हैं, बुक की तरतीब रख लेते हैं, बुक कैसे पढ़ेंगे, वैसे भी कुछ काउंसलिंग क्लासेस होंगी। तो उसमें आपको बताया जाए कि अपनी तैयारी में लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ तक पहुंच चुके हैं और क्या करना है आगे। ठीक है, तो उस काउंसलिंग क्लास में ये चीजें डिस्कस कर लेंगे। अच्छा जी, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन पर आते हैं। तो बेंजीन का जो हमने फॉर्मूला बताया था वो क्या था, C6H6। और मैंने क्या बोला कि 30 ईयर्स तक कमोबेश 30 ईयर्स लगे थे आपको बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाने में। ठीक है, इस C6H6 पर आपके पास जो रॉन्ग स्ट्रक्चर्स आ रहे थे, जिसको साइंस दे रही थी, फिर किसी ना किसी रिजेक्शन की बुनियाद पे इन स्ट्रक्चर्स को रिजेक्ट कर रही थी। तो इसको बनाते हुए बेटा साइंटिस्ट ने क्या कौन कौन से स्ट्रक्चर्स दिए। सबसे पहला जो एक स्ट्रक्चर आया जो आपकी बुक के अंदर ही मौजूद है, वो स्ट्रक्चर, वो क्या स्ट्रक्चर है बेटा, बेंजीन का Hc ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा, बेंजीन की प्रॉपर्टीज देखा गया तो पता चला कि ये अनसेचुरेटेड भी है, सेचुरेटेड भी है, बड़ी मिली जुली प्रॉपर्टीज थी। तो जो रॉन्ग स्ट्रक्चर थे वो Hc ट्रिपल बॉन्ड, CH2, देन CH2, देन कार्बन, देन ट्रिपल बॉन्ड और C6H6 को सेटिस्फाई कर रहा था। C6H6 को सेटिस्फाई कर रहा था, लेकिन बताया गया कि इस जैसा स्ट्रक्चर एक मौजूद है जिसका नाम है 1,5 हेक्सा डाई, और ये बेंजीन नहीं है। फिर बताया गया कि बेंजीन क्यों नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ आपके पास कौन से रिएक्शंस दे रहा था, ये स्ट्रक्चर आपके पास सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दे रहा था। ठीक है, सॉरी, दिस रिएक्शन जस्ट गिव एडिशन रिएक्शन, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तोड़ रहा था। लेकिन बेंजीन आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देता है, तो ये बेंजीन नहीं है, इसको भी हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। फिर एक स्ट्रक्चर आया, जिस स्ट्रक्चर को लोगों ने कहा ये बेंजीन ऐसा हो सकता है, उसमें उसमें डबल बॉन्ड भी लगा दिए गए, ट्रिपल बॉन्ड भी लगा दिया गया। CH2 डबल बॉन्ड CH, देन सिंगल बॉन्ड C, देन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, और इसी का रेप्लिकेट करते हैं CH डबल बॉन्ड CH2। ये एक स्ट्रक्चर आया, इसका नाम बताया भाई, इस नाम का स्ट्रक्चर दुनिया में मौजूद है,
जिसका नाम है 1,5, इसका नाम लोग रख सकते हैं बेटा, IUPAC को देखते हैं। 1,5, 1 और 5 पर डाइईन लगे हुए हैं, हेक्सा डाइईन, और 3 पर आपके पास क्या लगा हुआ है, आइन लगा हुआ है। 1,5 हेक्साडाइन और 3 पर क्या लगा हुआ है, आइन लगा हुआ है। अगेन ये भी एडिशन रिएक्शंस दे रहा था, तो ये भी बेंजीन नहीं है। तो इन दोनों रिएक्शंस को केमिस्ट्री की दुनिया ने क्या कर दिया, अल्लाह माफ करे, इन दोनों रिएक्शंस को केमिस्ट्री की दुनिया ने क्या कर दिया बेटा, रिजेक्ट कर दिया। दीज बोथ स्ट्रक्चर रिजेक्टेड ड्यू टू देयर प्रॉपर्टीज व्हिच आर नॉट सिमिलर टू बेंजीन। इसकी प्रॉपर्टीज बेंजीन से सिमिलर नहीं थी। अच्छा जी, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो बेंजीन से सिमिलर सिमिलर नहीं थी, वो प्रॉपर्टीज देख लें कि जो बेंजीन है बेटा, जो बेंजीन है वो बेंजीन डज नॉट डीकलराइज KMnO4। ठीक है, बेंजीन KMnO4 को डीकलराइज नहीं करता, जबकि इनके अंदर जब KMnO4 डाला गया तो ये KMnO4 को डीकलराइज कर रहे थे, while they decolorizes। जी, ब्रोमीन वाटर भी ले सकते हैं बेटा, ब्रोमीन वाटर भी ले सकते हैं। बेंजीन जो है वो आपके पास एडिशन रिएक्शन देता है, एडिशन रिएक्शन भी देता है और बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देता है। एडिशन रिएक्शन किस तरह देता है, हाइड्रोजन को ऐड करें तो हाइड्रोजन को ऐड कर लेता है वो, हेलोजन को ऐड करें तो हेलोजन को ऐड कर लेता है। लेकिन जब इसको HNO3, बेंजीन गिव्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देता है किसके साथ, विद HNO3। बेटा दिमाग से बात समझिएगा कि HNO3 का रिएक्शन बेंजीन जिसका स्ट्रक्चर नहीं पता, एक फिजिकल बेंजीन जो हाथ में मौजूद है उससे रिएक्शन करवा रहे हैं, तो आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मिल रहा है, ये जाके सब्स्टिट्यूट हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। लेकिन जब इनका रिएक्शन करवा रहे हैं तो ये रिएक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे, तो ये बेंजीन नहीं है। तो इन बातों पर आपने कहा कि बेंजीन नहीं है। बेटा मैंने ये तो लिखा कि बेंजीन KMnO4 से रिएक्शन तो करता है बट डज नॉट डीकलराइज, डीकलराइज नहीं करता, KMnO4 का कलर अपनी जगह पे रहता है। लेकिन ये जो ऊपर जो मैंने स्ट्रक्चर्स बनाए हुए जिनको बेंजीन कहा जा रहा था ये डीकलराइज करते हैं, इसी बुनियाद पर हमने क्या कहा, ये बेंजीन नहीं है। PTB में 40 इयर्स दिए हुए, STB के अंदर इसके 30 इयर्स दिए हुए हैं। अच्छा बेटा इयर्स का गेम नहीं है ये, 40 इयर्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर दिए हुए हैं, तो इट वुड बी करेक्ट। ठीक है, इसको आपने फॉलो फॉलो करना है फॉर MCAT, फॉर ऑल पर्पस आपने इसको फॉलो करना है। ठीक है बेटा, 40 इयर्स को फॉलो करना है आपने, कि 40 इयर्स लगे थे बेंजीन का इन्वेंट करने में। यस बेटा, बेंजीन की खासियत ये है कि बेंजीन प्रोवाइड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और बेंजीन आल्सो गिव्स एडिशन रिएक्शन। बेंजीन आल्सो गिव्स एडिशन रिएक्शन विद हेलोजेंस, हाइड्रोजन्स और अदर कंपाउंड्स के साथ। सही है जी। अब ये तो समझ में आ गया इससे लॉन्ग स्ट्रक्चर। अब करेक्ट स्ट्रक्चर बना, करेक्ट स्ट्रक्चर बनने से पहले कुछ बेटा बेंजीन की और प्रॉपर्टीज देख लीजिएगा कि बेंजीन के बारे में और क्या क्या मालूम होता गया वक्त के साथ साथ। बेंजीन का बेटा में वक्त के साथ साथ क्या पता चल गया, यूजिंग वेपर डेंसिटी मेथड, यूजिंग बेटा एक मेथड है जिसको हम वेपर डेंसिटी, सवाल है कि बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास किस मेथड से एक्सट्रैक्ट किया गया था, तो यूजिंग वेपर डेंसिटी मेथड the molecular formula of benzene, sorry molecular mass of benzene, मैं लास्ट टाइम लिखवाया भी था जब मैं बेंजीन पढ़ा रहा था, was expected, उसको एक्सट्रैक्ट किया गया, that will be equals to 78.108 तकरीबन हमने बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट किया। ठीक है, इसी की तरह एक और मेथड था जिससे बेंजीन के एम्पिरिकल फार्मूला, नॉट एम्पिरिकल फार्मूला मास, एम्पिरिकल फार्मूला
मालूम हुआ कि बेंजीन में कितने कंपाउंड हैं, कितने कितने एलिमेंट्स हैं बेंजीन के अंदर, ठीक है। जिस मतलब ये फाइंड आउट करना है ना कि बेंजीन है, स्ट्रक्चर बन के नहीं आ रहा, फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा, ये तो मालूम करना है कि बेंजीन कंटेन्स विच एलिमेंट्स, क्या क्या एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो इस मेथड को बोलते हैं बेटा एलिमेंटल एनालिसिस मेथड। तो एलिमेंटल एनालिसिस मेथड से हमने एनालाइज किया था कि बेंजीन में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, मतलब बेंजीन हाइड्रोकार्बन है। यूजिंग एलिमेंटल एनालिसिस मेथड it was analyzed that बेंजीन का इंपेरिकल फॉर्मूला जो है, इंपेरिकल फॉर्मूला में पता चलता है कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, और ये पता चलता है किस रेशो से है। तो पता ये चला इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन जो है वो CH है, मतलब इसमें कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो सेम है, 1:1 के रेशियो के साथ मौजूद है। ठीक हो गया। फिर एक और चीज, यहाँ पर हमने क्या देखा कि बेंजीन एडिशन रिएक्शन देता है X2 हेलोजेंस के साथ और हाइड्रोजन के साथ। लेकिन अगर आप ऐसा करें, अगर आप बेंजीन रखें और बेंजीन के अंदर आप हेलोजेंस को ऐड कर रहे हैं और रिएक्शन आपके पास विदाउट लाइट हो रहा है, इन डार्क, बगैर लाइट के रिएक्शन हो रहा है, तो आपके पास नो रिएक्शन लिखा हुआ आएगा, आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। जबकि ये जो दोनों प्रपोज्ड स्ट्रक्चर थे, इन दोनों को हेलोजेंस के साथ रिएक्शंस करेंगे तो ये रिएक्शन परफॉर्म हो जाएगा, चाहे वो डार्क में करें चाहे वो लाइट में करें, तो रिएक्शन परफॉर्म हो जाएगा। मतलब बेंजीन प्लस हेलोजेंस डार्क में रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे, वेयर एवर ये जो अनसैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, दीज आर अनसैचुरेटेड। वाई अनसैचुरेटेड? क्योंकि इनमें डबल बॉन्ड मौजूद है। वाई एलिफेटिक? एलिफेटिक इसलिए क्योंकि इसमें स्ट्रेट चेन मौजूद है। तो अनसैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से कहलाएंगे। तो ये आपका रिएक्शन परफॉर्म करेंगे किसके साथ? हेलोजन के साथ भी परफॉर्म करेंगे, ठीक है, और KMnO4 के साथ भी करेंगे। जबकि बेंजीन का KMnO4 से रिएक्शन कराएंगे तो नो रिएक्शन, मतलब आपको डीकलराइजेशन नहीं मिलेगी। बेटा क्लास तो भी चलेगी, 9:30 तो चलेगी। यस बेटा, बेंजीन एडिशन भी करता है, बेंजीन सब्स्टिट्यूशन भी करता है। बेंजीन सिर्फ एडिशन नहीं करता, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन नहीं करता, बेंजीन दोनों रिएक्शन परफॉर्म। अच्छा जी, अब बेंजीन के कैरेक्टर स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। ये कैरेक्टर स्ट्रक्चर बनाने वाले कौन थे और क्या बनाया था। बस अब हम कंक्लूजन की तरफ ही जा रहे हैं, परेशान मत हो, बीच में लंबी 10 दिन तक चलेगी, 9:30 की क्लास वाइंड अप करते हैं। बेटा अनसैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड एलिफेटिक, अनसैचुरेटेड मीन डबल या ट्रिपल बॉन्ड एक्सिस्टिंग, और एलिफेटिक का मतलब क्या होगा चंदा, कि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है। तो ऊपर जो मैंने जिसको बेंजीन से तशबीह देने लगा था, वो पता क्या चल रहा था कि वो बेंजीन नहीं है, बल्कि वो अनसैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं बेंजीन का वो स्ट्रक्चर जो 30 इयर्स के बाद एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था किक्यूल। मेरी क्लासेस सबसे लंबी कहाँ होती है बेटा? सर बिलाली क्लासेस, मैथ की क्लासेस, बायोलॉजी क्लासेस सभी लंबी होती है फिलहाल। मेरी क्लास में नन्ही मुन्नी छोटी सी क्लास होती है। चले, 2 मिनट का पानी का फल लेते हैं बेटा, 2-3 मिनट बाद ज्वाइन कर लीजिएगा, पानी पी लें। अच्छा पानी पी के आ जाओ, फिर सब पढ़ लेंगे, बहस कर रहे हैं ज्यादा। इक्यूल और दीवार, बेटा दीवार स्ट्रक्चर में भी आता हूँ, फिर हम देखते हैं दीवार स्ट्रक्चर आपके पास तकरीबन सिमिलर टू इक्यूल है, लेकिन क्या डिफरेंस है हम देखते हैं। अच्छा जी, आपके पास ये एक सवाल आया था कि बेंजीन को जब क्लोरीन ब्रोमीन के साथ या KMnO4 से ट्रीट करेंगे तो नो रिएक्शन अगर होगा, लेकिन जो मैंने ऊपर
बेंजीन सजेस्ट किए थे, वो जो दो स्ट्रक्चर्स मैंने बनाए थे कि ये बेंजीन हो सकते हैं, इनका रिएक्शन करेंगे, इन दोनों का रिएक्शन करेंगे विद X2 या विद KMnO4। ठीक है, X2 के साथ करें या KMnO4 के साथ करें, प्लस KMnO4, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन अगर नहीं होगा, कोई डीकलराइजेशन नहीं होगी। लेकिन अगर उन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का करेंगे तो आपके पास रिएक्शन होगा। हाउएवर इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि बेंजीन को X2 के साथ प्रॉपर कंडीशन में रिएक्शन कराया जाए। व्हाट शुड बी द प्रॉपर कंडीशन? प्रॉपर कंडीशन है कि लाइट दी जाए, चाहिए X2 को ब्रेक किया जाए, डीस्टेबल किया जाए, तो आपके पास फिर रिएक्शन अगर हो जाए। लेकिन अंधेरे में, डार्क में X2 और बेंजीन का कोई रिएक्शन नहीं होगा। सही है। और कौन सा रिएक्शन अगर होगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर होगा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होगा? हाइड्रोजन निकलेगा और क्लोरीन आके अटैच हो जाएगा। सही है बेटा? अच्छा जी, अब हम कहाँ पर थे बेटा? किक्यूल स्ट्रक्चर पे थे। पानी वाली पी लिया आप लोगों ने? ठीक है। किक्यूल ने 1865 में सजेस्ट किया था बेंजीन के स्ट्रक्चर जिसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड मौजूद थे। इसका जो साइंस मिलती है वो क्या मिलती है कि किक्यूल स्ट्रक्चर बना बना के थक गए थे। जब बना बना के थक गए थे, जब स्ट्रक्चर वो बना बना के थक गए थे, तो बेटा आखिर में जब वो बिल्कुल एंड पे, अपनी जिंदगी के ध्यान पे थे, रिटायरमेंट देने लगे थे, तब उन्होंने एक ख्वाब सा देखा था कि एक सांप है जो घूम के अपनी दुम को चबा रहा है। तो इस तरह का उनके जहन में ख्याल आया था, ख्वाब आया था, किताबों में तो ख्वाब लिखा हुआ है। अब ख्याल आया था, ख्वाब आया था, आया भी था नहीं आया था वल्लाह आलम। लेकिन किक्योल के जहन में ऐसे ही कुछ था कि आपके पास एक स्नेक है जो घूम के अपनी इसी टेल को खा रहा है वापसी। तो यहां से इन्होंने कहा कि दुनिया आज तक लड़ रही है कि बेंजीन सीधा है, बेंजीन सीधा है। बेंजीन तो सीधा हो ही नहीं सकता, बेंजीन का तो रिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो यहां से इनका दिमाग गया था रिंग स्ट्रक्चर की तरफ। जब रिंग स्ट्रक्चर की तरफ गया था तो 1865 में ही proposed in 1865 he proposed planar structure with alternate double bond। प्लेनर स्ट्रक्चर बनाने के लिए लाजमी था कि ये क्या रखते बेटा? विद ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स। यकीन करो, अगर उनके ध्यान में बात नहीं आती ना न्यूटन की तरह, तो केमिस्ट्री, बेंजीन की केमिस्ट्री खत्म ही हो जाती, खत्म हो जाता बेंजीन स्ट्रक्चर ही जब इसका नहीं बनता तो। लेकिन जब बेंजीन का स्ट्रक्चर बना तो उसके बाद बेंजीन के साथ क्या क्या कहानियां की गई, क्या क्या कहानियां बेंजीन के साथ हुई है, कि वो केमिस्ट्री 3 गुना ज्यादा बढ़ गई। अच्छा जी, इन्होंने क्या स्ट्रक्चर दिया कि आपके पास एक कार्बन है, दिस कार्बन इज एसोसिएटेड विद अदर कार्बन, फिर ये तीसरे कार्बन से एसोसिएट है, फिर ये एक चौथे कार्बन से एसोसिएट है, ये पांचवें कार्बन, ये सांप चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, और जाके सांप ने वापस अपनी दुम को खा लिया। ठीक है। ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड लगाए। जब इन्होंने ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड लगाया तो इससे इनकी वैलेंसी पूरी हो गई। तो फॉर्मूला तो डिफाइन था C6H6 है, मॉलिक्यूलर मास से हमने फॉर्मूला बना लिया था कि C6H6 है। तो C6H6 की बुनियाद पे ये एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगाते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगाते हैं, वन हाइड्रोजन इज हियर, वन हाइड्रोजन हियर। ठीक है। तो इसमें ही क्या था बेटा? यह था आपके पास ऑल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड। ये क्यूल की कहानी है। ऑल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड मौजूद थे। आगे जाके देखते हैं, पता चला कि ये जो बेंजीन है ये एडिशन रिएक्शन भी दे रहा था और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी दे रहा था। तो मतलब ये बेंजीन की कहानी भी पूरा उतर रहा था। लेकिन फिर भी इसका ऑब्जेक्शन रही, वो क्या ऑब्जेक्शन था भी आगे आगे डिस्कस करता हूँ। बेंजीन की कहानी क्या थी कि बेंजीन एडिशन भी देगा, सब्स्टिट्यूशन भी देगा। और अभी तक जो स्ट्रक्चर प्रपोज किए जा रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ एडिशन रिएक्शन दे रहे थे, दे वर नॉट बेंजीन। लेकिन इसकी कहानी जब देखी गई, इसका रिएक्शन आखिरी सांस तक कुछ कर गया वो, इसका रिएक्शन किया गया तो पता ही चला कि इट गिव्स एक वन मोनो वन मोनो एंड 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। एक मोनो दे रहा था और डाई सब्स्टिट्यूटेड बेटा 3 किस्म के स्ट्रक्चर दे रहा था। अभी तीनों बना के दिखाता हूँ, परेशान मत हो। एंड 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट कैसे बेटा? नीचे बना के दिखाता हूँ मैं, देखिएगा। ये आपके पास
फोकस्ड। ये आपके पास बेटा बेंजीन है। अब मैं इसको ऐसे ही बना रहा हूँ जैसा हम इसको जानते हैं, बचपन में जानते थे। ये बेंजीन है। अच्छा, इसको थोड़ा सा अलग बना देते हैं, बॉन्ड के साथ बना देते हैं। ये बेंजीन है। जब इसमें आपने एक एक्स ग्रुप लगाया, ये हेलोजन नहीं है, ये एक एक्स ग्रुप है, मैथमेटिक्स वाला एक्सेल एट सपोज एक्स, ठीक है। जब इसमें एक्स ग्रुप लगाया तो आपके पास कुछ ओरिएंटेशन नहीं हुई, बेंजीन ने सब्स्टिट्यूशन की, अपना जो एरोमेटिसिटी थी वो रखी, मतलब अपने बॉन्ड्स को नहीं तोड़ा, इसके बॉन्ड्स बिल्कुल वैसे ही रहे। इसने क्या किया, इसको ऐड कर लिया। जैसे इसको ऐड कर लिया तो ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन गया। क्या बन गया, ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट या मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। ऐसा बेंजीन जिसमें एक ग्रुप सब्स्टिट्यूट हुआ हो, एक ग्रुप लगा हुआ हो, ठीक है। अब ये ग्रुप यहाँ पर लगे, यहाँ पर लगे, यहाँ पर लगे, किसी भी पोजीशन पे लगे, वो पोजीशन नंबर 1 के लाएगी और वो एक ही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है बेटा। हाइड्रोजन निकला होगा, ऑब्वियस सी बात है, C6H5 बना होगा और ये प्रोडक्ट लगा होगा, तो ये मोनोसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना। लेकिन अगर इसी के अंदर हमने फर्दर, बेटा इसी के अंदर हमने अगर फर्दर एक Y को ऐड कर दिया, ये बेंजीन था, अब मैं रिंग बना देता हूँ। इसी के अंदर हमने एक X की जगह हमने एक Y को ऐड कर दिया, ये एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड रिंग थी। इस मोनो सब्स्टिट्यूटेड रिंग के अंदर बेटा मैंने Y को ऐड कर दिया। जैसे मैंने Y को ऐड किया तो हुआ क्या, आपके पास 3 पॉसिबल शक्लें बन सकती थी। आपके पास 3 पॉसिबल शक्लें बन रही थी। तो 3 पॉसिबल शक्लें क्या थी बेटा, एक्स तो अपनी जगह पे लगा, वाई या तो यहाँ पर लग जाए, ठीक है। हाँ मुझे याद पड़ रहा है, लास्ट टाइम इससे रेलिवेंट कुछ डिस्कस किया था, लेकिन देख लेते हैं अभी। दूसरी पॉसिबल शक्ल क्या थी, एक्स अपनी जगह पे लगा हुआ है, थोड़ी भैया तो डायग्राम, और वाई यहाँ पर आ गया, ठीक है। और तीसरी पॉसिबल शक्ल क्या थी बेटा, एक्स आपके पास अपनी जगह पे लगा हुआ है और वाई आपके पास, पहला पर आ गया। तो ये थ्री डाई, 3 प्रोडक्ट्स बन रहे थे जिसको, और ये कौन से प्रोडक्ट है बेटा, डाई सब्स्टिट्यूटेड, सही है। तो ये डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट और ये 3 अलग अलग प्रोडक्ट है, तो बेंजीन 3 दे रहा है डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, और बेंजीन 1 दे रहा है मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, और ये 1 दे रहा है मोनो सब्स्टिट्यूटेड। अच्छा, इसी तरह बेंजीन की तीसरी प्रॉपर्टी ये तो हमने देख ली। इसी तरह बेंजीन की तीसरी प्रॉपर्टी हमने क्या देखी, कि इट कैन ऐड, इट कैन ऐड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ, ये एडिशन भी कर सकता है, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हेलोजेंस या हाइड्रोजन्स, हेलोजेंस के भी ऐड कर सकता है और हाइड्रोजन्स के भी ऐड कर सकता है, विच कंफर्म्स 3 डबल बॉन्ड्स इन बेंजीन। अच्छा, एक एक डबल बॉन्ड होता है तो मैं एक मॉलिक्यूल को ऐड करता हूँ, ठीक है। ये जो 3 डबल बॉन्ड इसने बनाए थे, ये हवा में नहीं बनाए थे, इसने रिएक्शन करके बनाए थे, कि इसके अंदर आपके पास 3 डबल बॉन्ड्स है, विच कंफर्म 3 डबल बॉन्ड। आगे पीछे हो गया, सही कर दीजिएगा इसको। मतलब बेटा हुआ क्या, आपको एक बात पता है ना, कि अगर कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड एक हो तो ये एक बंदे को ऐड करता है, एक हाइड्रोजन को ऐड करेगा तो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से एक हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हो जाएगा, ठीक है। ये सिंगल डबल बॉन्ड की पहचान है। लेकिन अगर 3 बंदों को ऐड कर रहा हूं मैं, तो 3 डबल बॉन्ड होना ही इस बात की दलील है। तो ये बेंजीन, इसने इसकी 2 दलीलें दी, लेकिन इस पर एक एलिगेशन लग गई। क्या एलिगेशन लगी, कि भाई ये तो हम इसको नहीं मानते कि बेंजीन एक, मतलब इसने कहा 3 डबल बॉन्ड है, तो 3 डबल बॉन्ड है, तो इसने एक जब इसने रिसर्च पेपर छाई किया, कहानियां हुई, सारी ऑब्जेक्शन निकली, तो वन ऑफ द मोस्ट रेलिवेंट ऑब्जेक्शन क्या थी, क्या ये दोनों बेंजीन सेम होंगे या नहीं, ये सवाल इससे पूछा गया। अगर ये सेम होंगे तो क्यों होंगे, अगर नहीं होंगे तो दोनों में अलग क्या है, और हम कैसे पहचानेंगे कब कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। देखिए बेटा, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, दिस दिस एंड दिस
डबल बॉन्ड आगे पीछे कहा गया, दोनों बेंजीन आपने मान लिया डबल बॉन्ड कहीं पे लगा दो। इससे पूछा अगर इस तरह मौजूद हो, एक्स यहाँ पे लगा हुआ हो फर्स्ट पे और वाई यहाँ पे लगा हो सेकंड पे, यहाँ भी सेम है, एक्स फर्स्ट पे लगा हो वाई सेकंड पे लगा हो। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों डिफरेंस बेटा मेरी नेकेड आई बता सकती है कि यहाँ पे एक्स और वाई के दरमियान डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पे एक्स और वाई के दरमियान सिंगल बॉन्ड आ रहा है। तो क्यूक्यूल से सवाल पूछा क्या विल बोथ आर सेम, क्या दोनों सेम होंगे? अगर दोनों सेम है तो क्यों है, अगर दोनों सेम नहीं है तो कब कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, और दोनों प्रोडक्ट को हम क्या क्या कहेंगे? तो क्यूक्यूल यहाँ पे आके फंस गया। क्यूक्यूल ने कहा ये तो काम की बात हो गई, अब इसमें क्या करें? फिर इसके बाद फर्दर इसकी जब एनहेंसमेंट हुई, फर्दर बेंजीन को स्टडी किया गया इन्हीं स्ट्रक्चर्स पे रख के, तो बताया ये गया कि बेंजीन के किसी भी दो कार्बन के दरमियान, हाँ ये पहले तो नहीं पता था ना बेटा, तो अभी आपको पता चल गया, कीक्यूल से पहले आपको पता चल गया, कीक्यूल को पहले तो नहीं पता था। तो पता ये चला कि बेंजीन के किसी भी दो कार्बन पे डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड स्टे नहीं कर रहा होता, ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड डी लोकलाइज्ड होता है, जिसकी वजह से ये दोनों स्ट्रक्चर एट अ टाइम एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, ये भी एग्जिस्ट कर रहा होता है और अगली लम्हे ये एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो बोथ आर सेम ड्यू टू डी लोकलाइजेशन। समझ गया? ठीक हो गया बेटा? अब इसके बाद आपके पास अच्छा जी, अब इस पे एक और लिमिटेशन आई। एक लिमिटेशन तो बता दी, उसका हल भी बता दी मैंने। दूसरी लिमिटेशन क्या आई? एक लिमिटेशन क्या आती, क्या ये दोनों सेम होंगे? तो आपने बता दिया कि सर सेम होंगे क्योंकि डी लोकलाइजेशन, कि ग्यूल ने फिर अपनी बात को साबित साबित कर दिया। अब अगली लिमिटेशन आई, वो क्या लिमिटेशन आई कि बेंजीन के अंदर तीन डबल बॉन्ड्स है। तीन डबल बॉन्ड्स क्या है? एक सवाल का जवाब बहुत पहले सवाल पूछा था बचपन में मुझसे एक बच्चे ने, मुदस्सिर ने, मैं जवाब देता हूँ। उस टाइम मुझे पता था इसका जवाब क्या है, इसलिए मैंने उसको होल्ड कर दिया था। थ्री डबल बॉन्ड्स, जो तीन डबल बॉन्ड बेंजीन है, इट डिमांड्स, ये डिमांड करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर से हाई डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, कि भाई आप बहुत ज्यादा अनसेचुरेटेड हो, क्योंकि आपके पास एक डबल बॉन्ड नहीं है, दो डबल बॉन्ड नहीं है, तीन तीन डबल बॉन्ड है, तो आप हाईली अनसेचुरेटेड हो। एक तो अनसेचुरेटेड होता है हल्का फुल्का सा नाजुक सा, और एक होता है हाई अनसेचुरेटेड। तो एक बच्चे ने पूछा था सर अनसेचुरेटेड तो सही है, हाईली अनसेचुरेटेड का मतलब क्या है? तो हाईली का मतलब अनसेचुरेटेड कैरेक्टर आपका पीक पर है, आपके पास इतने डबल बॉन्ड है कि आपका अनसेचुरेटेड जो बिहेवियर है वो पीक पर है। तो थ्री डबल बॉन्ड बेंजीन के अंदर होना इस बात का सबूत है कि बेंजीन डिपेंड्स, बेंजीन आपके पास अनसेचुरेशन मांगता है, बेंजीन अनसेचुरेटेड हाईली है। जब हाईली अनसेचुरेटेड है तो इट मींस इसको एडिशन रिएक्शन देने चाहिए। इसको क्या देने चाहिए? एडिशन रिएक्शन देने चाहिए। एडिशन रिएक्शन देने का मतलब इसको अपना डबल बॉन्ड ब्रेक करना चाहिए, बंदों को ऐड करना चाहिए, ये बेंजीन डिमांड करता है। लेकिन मसला बेंजीन के साथ क्या हो रहा था? बट इट इजिली एग्जिबिट्स, ये आसानी से जो एग्जिबिट कर रहा था वो कौन सा कैरेक्टर एग्जिबिट कर रहा था? सेचुरेटेड कैरेक्टर एग्जिबिट कर रहा था, मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा था। मैं अपनी बात को बेटा रिपीट करता हूँ इस पॉइंट को। बेंजीन को सवाल ही किया गया बेंजीन से कि भाई क्यों से सवाल किया गया कि बेंजीन में तीन डबल बॉन्ड आपने बना दिए मजे मजे से, तो इसका मतलब बेंजीन को शुड बी हाईली अनसैचुरेटेड। हाईली अनसैचुरेटेड का मतलब इजली एडिशन रिएक्शन दे। जब इजली एडिशन रिएक्शन देगा तो हम मानते हैं आपकी बात सही है, लेकिन बेंजीन तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा है भाई, अनसैचुरेटेड कैरेक्टर इतना हाई रखा हुआ है और रिएक्शन कौन से दे रहा है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा है। बेंजीन निकला दोगला, मतलब बेंजीन ने तो उल्टे सीधे काम कर दिए। तो इसका जवाब उसने दिया, उसने दिया कि बेंजीन में डबल बॉन्ड जो है वो तीन तीन मौजूद है और उनकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। जो रेजोनेंस की बात करते हैं, जब स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है तो वो आसानी से हल्के फुल्के बंदों से अपनी एरोमेटिसिटी को, अपने डबल बॉन्ड के बिहेवियर को, अपनी डीलोकलाइजेशन को खत्म नहीं करता, आसानी से हाइड्रोजन को निकाल फेंकता है और किसी भी बंदे से आगे जुड़ जाता है। मतलब जो इसकी एरोमेटिसिटी है
जो इसके डबल बॉन्ड का स्ट्रक्चर है, जो इसकी डीलोकलाइजेशन है, जो इसकी स्टेबिलिटी, उसको ब्रेक करना आसान नहीं है। जब उसको आसान नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं टूटता, जब डबल बॉन्ड नहीं टूटता तो बेंजीन एडिशन रिएक्शन नहीं देता, इजिली क्या देता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो इस पॉइंट को यहाँ पर लिख लीजिए, ये लिमिटेशन नहीं है, ये पॉइंट है कि बेंजीन गिव्स substitution reactions readily but एडिशन रिएक्शन देता है, अपनी रिंग को तोड़ता है लेकिन आसानी से नहीं तोड़ता, हाई कंडीशन देनी पड़ती है, मतलब खतरनाक कंडीशन देनी पड़ती है, तब जाके ये बेंजीन अपनी रिंग को तोड़ देता है और एडिशन रिएक्शन देता है। एडिशन देने के लिए रिंग को तोड़ना पड़ेगा, रिंग तोड़ना बेंजीन की आसान नहीं है, तो इसलिए लिखना है कि बेंजीन गिव्स एडिशन रिएक्शंस रिलक्टेंटली, आसानी से ये नहीं देता। ठीक है, रिलक्टेंट रेजिस्टिविटी शो करता है। अच्छा जी, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर आप लोग पेज नंबर पीटीबी के अंदर 173 से 175 तक बेंजीन की कहानियां पढ़िएगा और मुझे भी सुनाएगा क्या पढ़ा है। और जो मेरे शहजादे साईं सरकार है, सिंध वाले बेचारे मेरे जैसे 141 से 151 तक। ठीक है, ये बेटा हाइड्रोजन ऐड होते हैं, वही कैटलिस्ट हाइड्रोजन वाले होते हैं, इसमें इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, बेंजीन की जो एक्सरे स्टडीज उसने क्या बताया, वो मैं पहले बेंजीन के बारे में बता चुका हूँ कि बेंजीन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मौजूद है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की जो लेंथ है वो कितनी है बेटा, ये जो कार्बन कार्बन की जो लेंथ है वो कितनी है, 1.397। ना वो सिंगल बॉन्ड वाली है ना वो डबल बॉन्ड वाली है, बेंजीन का तो डीलोकलाइजेशन है, तो इसलिए बेंजीन की जो लेंथ है वो बॉन्ड लेंथ 1.397 है, पढ़ ली थी। तो हमने बेटा कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ देखी थी लास्ट टाइम, वो कितनी थी, 1.397 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ जो हमने देखी थी वो कितनी देखी थी, 1.09 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड एंगल हमने देखा था बेटा, वो कौन सा देखा था हमने, 120 डिग्री। ठीक है बेटा, तो ये बातें हमने पढ़ ली थी। अच्छा जी, ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास बेंजीन के कुछ फर्दर स्ट्रक्चर्स थी, इसको हमने देखा है। कल हम बेंजीन के स्ट्रक्चर्स को कंप्लीट करके बेंजीन की केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। कल बेंजीन की स्ट्रक्चर बाकी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट बेंजीन का बाकी है, कुछ स्ट्रक्चर रेजोनेंस स्ट्रक्चर, दीवार स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हमने करने हैं।